हेलो फ्रेंड। तो आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करने वाले अपने यूनिट 5 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उसके सॉल्यूशन के बारे में। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने ऑलरेडी यूनिट 4 कंप्लीट कर दिए हैं। ठीक है, तो अब यूनिट 5 हम लेके आए हैं। तो इसमें बात करेंगे 7 मार्क्स में जो क्वेश्चन आते हैं उसको सॉल्यूशन के बारे में, 10 मार्क्स के और 2 मार्क्स के। तो सभी को सॉल्व करने वाले हैं, बस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो आप वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर से करके जाइएगा। और अगर आपने यूनिट 1 से लेके 4 तक की नोट्स नहीं पाई है तो सर्च कीजिएगा टेलीग्राम पे ट्रिक फार्मेसी, वहाँ पे आपको नोट्स मिल जाएगी। नहीं तो आप डिस्कशन ग्रुप, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी गई, वहाँ से ज्वाइन होकर मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो यहाँ पे सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चन है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में बहुत बार पूछा गया है। एक्सप्लेन द प्रोडक्शन ऑफ विटामिन B12 बाय द फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन प्रोसेस के थ्रू क्या करना है, विटामिन B12 का यहाँ पे प्रोडक्शन करना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे कि विटामिन होती क्या है। जो हमारी विटामिन होती है एक तरीके का हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, और ये हमारा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये हमारे बॉडी के ग्रोथ के लिए, बॉडी के मेटाबॉलिज्म के लिए और हमारे बॉडी को हेल्दी रखने के लिए बहुत ही इसेंशियल होता है, उसे बोलते हैं विटामिन बोलते हैं। और जो विटामिन होती है हमारे बॉडी में स्मॉल अमाउंट में इसकी रिक्वायरमेंट रहती है, और ये क्या करता है हमारे बॉडी में कई सारे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे मैंने बताया कि मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, बॉडी के ग्रोथ के लिए और उसके डेवलपमेंट में हेल्प करता है, बॉडी को हेल्दी रखने का काम हमारा विटामिन करता है। अब हमारी जो विटामिन होती है हमारी दो तरीके की होती है। ठीक है, पहला हमारा आता है फैट सॉल्युबल विटामिन आती है, दूसरा हमारा आता है वाटर सॉल्युबल विटामिन आती है। जो हमारा फैट सॉल्युबल विटामिन होती है इसमें हमारा विटामिन ए आता है, विटामिन डी आता है, विटामिन ई आता है, विटामिन के आता है। और हमारा जो वाटर सॉल्युबल आता है इसमें दो विटामिन आती है, विटामिन सी आता है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स आता है। अब विटामिन बी कॉम्प्लेक्स से मतलब है कि इसमें विटामिन B1 आता है, विटामिन B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12 आता है। इतने सारे मतलब कॉम्प्लेक्स में आते हैं, लेकिन हमें बात किसके बारे में करना, किसका प्रोडक्शन हमें पढ़ना, विटामिन B12 का प्रोडक्शन पढ़ना है। तो इसी के बारे में डिटेल में देखना है। ठीक है, तो आइए विटामिन B12 होता क्या, सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं। जो हमारा विटामिन B12 होता है यह हमारा, इसको मतलब कि जो इसका नाम होता है साइनोकोबालामीन होता है, तो इसका नाम जरूर से याद रखिएगा। ठीक है, और एक तरीके का मैंने बताया कि वाटर सॉल्युबल विटामिन होता है। जो हमारा विटामिन B12 होता है यह कई सारे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे ये क्या करता है कि आरबीसी का फॉर्मेशन करवाता है, मतलब रेड ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन कराता है, डीएनए के सिंथेसिस में हेल्प करता है, और जो फैटी एसिड होते हैं, जो एमिनो एसिड होते हैं, उसके मेटाबॉलिज्म में भी हेल्प करने का काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे मोटिवेशन भी लिखा कि चलते हुए रोड पर और पढ़ते समय नोट्स पर ज़रूर से ध्यान देना। ठीक है, तभी आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। और इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता नर्वस सिस्टम में भी हमारा विटामिन B12 कई सारे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और अब बात करते हैं जो हमारे क्वेश्चन पेपर में पूछा गया प्रोडक्शन होता कैसे विटामिन B12 का। तो अभी आप इंट्रोडक्शन ही देख रहे थे, अब प्रोडक्शन जो हमारी मेन कहानी शुरू होती है यहीं से शुरू होती है। ठीक है, तो जो प्रोडक्शन करने वाले हैं हम कई सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ करके क्या करेंगे, विटामिन B12 का प्रोडक्शन करेंगे। क्योंकि हम बायोटेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं तो इसमें हम क्या करेंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज़ करके ही किसी चीज़ का प्रोडक्शन करने वाले हैं। तो यूनिट 3 में आपने कई चीज़ों के प्रोडक्शन देखा होगा, जैसे एमाइलेज, कैटालेज, एंजाइम, उसमें फर्मेंटर के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो वही सारी चीज़ें इसमें ऐड होने वाली, उसी के बारे में डिटेल में देखने वाले। तो यहाँ पे दो तरीके के माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हम यूज़ करते हैं विटामिन B12 के प्रोडक्शन के लिए। तब से सबसे पहला जो हमारा आता है प्रोपियोनो बैक्टीरियम सेरीमनी आता है। ठीक है, इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हम यूज़ करके क्या करते हैं, विटामिन B12 का प्रोडक्शन करते हैं। दूसरा आता है स्यूडोमोनास डेंट्रीफिशियन। ठीक है, इसका भी यूज़ करके हम क्या करते हैं कि विटामिन B12 का प्रोडक्शन करते हैं। तो आप किसी भी एक का नाम इसमें से माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम याद रख लीजिएगा, इसमें से कोई अगर आपको याद रहता है वही आप लिख दीजिएगा। ठीक है, अगर हम विटामिन B12 का प्रोडक्शन करने जा रहे हैं तो यहाँ पे कई सारे स्टेप हमें फॉलो करने रहते हैं। सबसे पहला आता है हमारा सिलेक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने दो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम बता दिया है, तो हम उसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को सेलेक्ट करेंगे जो कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा विटामिन B12 बनाए। ठीक है, उसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या करेंगे, यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। दूसरे नंबर पे क्या करते हैं, मीडिया को प्रिपेयर करेंगे।
मीडिया उसको बोलते हैं, जैसे हम लोगों का खाना होता है वैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो खाना होता है उसको बोलते हैं मीडिया बोलते हैं। ठीक है, इस मीडिया में क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हम चूज किए रहते हैं, जो सेलेक्ट किए रहते हैं, उसी को क्या करते हैं, इसमें ग्रो करवाते हैं। फिर उसके बाद क्या करवाते हैं, फर्मेंटेशन करवाते हैं। फर्मेंटेशन मतलब एक हम यूज़ करेंगे एक इक्विपमेंट जिसको बोलते हैं फर्मेंटर। उस फर्मेंटर में क्या करते हैं हम, मीडिया हमारी भरी रहती है। ठीक है, और इस तरीके से बफेल्स लगी होती है, अभी लास्ट में बताएंगे। ठीक है, इसमें क्या करते हैं हम, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इसको क्या कर देते हैं, इसमें इनक्यूबेट कर देते हैं, मतलब इसमें डाल देते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। और इसमें क्या रहता है, मैंने पहले बताया मीडिया भरी रहती है। अब इसमें जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म डालेंगे, इसमें ढेर सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या कर जाते हैं, ग्रो कर जाते हैं। ठीक है, उसी को बोलते हैं फर्मेंटेशन बोलते हैं। फिर उसके बाद क्या करवाते हैं, रिकवरी करवाते हैं। रिकवरी का मतलब होता है आइसोलेशन एंड प्यूरिफिकेशन। यहाँ से आइसोलेट करेंगे जो हमारा विटामिन B12 बना रहेगा, फिर इसका क्या करेंगे, प्यूरिफिकेशन करेंगे। ठीक है, तो वही सारी चीज़ें यहाँ पे देखने वाले हैं। तो सबसे पहला स्टेप जो हमारा आता है, सिलेक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मैंने बताया कि आप उसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को सेलेक्ट करेंगे जो कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा विटामिन B12 को क्या करे, प्रोड्यूस करे। तो यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया, इस वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म को सेलेक्ट कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरे नंबर पे दूसरा स्टेप जो आता है, प्रिपरेशन ऑफ मीडिया। मीडिया को कैसे प्रिपेयर करेंगे, सबसे पहले जानते हैं कि फर्मेंटेशन मीडिया जो होती है, इसमें क्या होते हैं कि जो न्यूट्रिएंट होते हैं, नेसेसरी न्यूट्रिएंट होते हैं, इस नेसेसरी न्यूट्रिएंट में क्या करते हैं कि जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं ये क्या करते हैं, ग्रोथ करते हैं और अपना मेटाबॉलिज्म करने का काम करते हैं। ठीक है, अब हम मीडिया बनाते कैसे, मीडिया को बनाने के लिए कई सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। पहला आता है कॉर्न स्ट्रिप लीकर आता है। ठीक है, यह हम लेते हैं 40 ग्राम पर लीटर लेते हैं। ग्लूकोज लेते हैं जो हमें कार्बन सोर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, यह है 100 ग्राम पर लीटर लेते हैं। और यहाँ पे कोबाल्ट क्लोराइड लेते हैं 0.02 ग्राम पर लीटर लेते हैं। और यहाँ पे बेंटीन लेते हैं 0.1 से लेकर 2 ग्राम पर लीटर। इसको हम लेके क्या करते हैं, एक मीडिया बना लेते हैं। अब हमने यहाँ पे मीडिया बना लिया, अब हमारी यहाँ पे मीडिया बन गई। अब क्या करते हैं, इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करेंगे, हम इनक्यूबेट करेंगे, मतलब इसमें लाके क्या करेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम डाल देंगे। तो यहाँ पे क्या होंगे कि ढेर सारे हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस तरीके से क्या हो जाएंगे, ग्रो हो जाएंगे। ठीक है, उसी को बोलते हैं मीडिया बोलते हैं। अब यहाँ पे जो मीडिया रहता है उसका टेम्परेचर भी हम क्या करते हैं, फिक्स करते हैं 30 डिग्री सेल्सियस। और उसका पीएच जो मेंटेन करते हैं 7 से 7.5, इसका हम क्या करेंगे, पीएच को मेंटेन कर देंगे। फिर आता हमारा फर्मेंटेशन की प्रोसेस आती है। फर्मेंटेशन का मतलब होता है, एक हमारा इस तरीके से मैंने बताया होता है फर्मेंटर होता है। ठीक है, इस फर्मेंटर में क्या करेंगे, जो मीडिया हम बनाए रहेंगे उस मीडिया को क्या करेंगे, इसके अंदर इस तरीके से फिल कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम जब मीडिया फिल करेंगे तो यहाँ पे थोड़ी जगह रहनी चाहिए। यहाँ पे इतनी मान लीजिए कि 2 सेंटीमीटर की जगह खाली रहनी चाहिए। ऐसा नहीं कि पूरी मीडिया, पूरा हमारा जो फर्मेंटर रहता है पूरे फर्मेंटर को नहीं भरेंगे, यहाँ पे 2 मीटर की जगह खाली रहनी चाहिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमने सेलेक्ट किया था, इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या करेंगे, इसमें डाल देंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा कि इसमें जो फर्मेंटर होता है ये क्या करता है, पीएच को मेंटेन करेगा, रेगुलेट करेगा, टेम्परेचर को रेगुलेट करने का काम करेगा। ठीक है, और जब टेम्परेचर, पीएच और जब न्यूट्रिएंट मतलब कि मीडिया प्रोवाइड करेगा हमारा फर्मेंटर, तो हमारे जो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमने सेलेक्ट किया था ये इसमें जाके क्या हो जाएगा, ग्रो कर जाएगा। ढेर सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसमें हमारे क्या हो जाएंगे, ग्रो हो जाएंगे। तो वही लिखा गया है, यहीं पे सारी चीज़ें लिखी गई हैं। इसको मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज इनक्यूबेटेड, मैंने बोला कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या करेंगे, इनक्यूबेट करेंगे इन फर्मेंटेशन मीडिया, जो हमने फर्मेंटेशन मीडिया भी बनाई थी। एंड देन फर्मेंटेशन प्रोसेस स्टार्ट, फिर उसके बाद क्या करते हैं, फर्मेंटेशन की प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। जब फर्मेंटेशन की प्रोसेस स्टार्ट करते हैं तो इसमें 2 फेज़ हमें फॉलो करने रहते हैं। सबसे पहला फेज़ जो हमारा होता है वह हमारा होता है एनारोबिक फेज़ होता है। एनारोबिक फेज़ उसको बोलते हैं कि जो विदाउट ऑक्सीजन के हो, मतलब बिना ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो, उसको बोलते हैं एनारोबिक फेज़ बोलते हैं। और जो हमारा एनारोबिक फेज़ होता है यह हमारा कंप्लीट जो होता है, इसमें 3 से 5 दिन का समय लगता है। और यह जो हमारा फेज़ होता है, एनारोबिक फेज़ होता है, यह विदाउट ऑक्सीजन होता है, मैंने पहले ही बता दिया। और इसमें जो प्रीकर्सर हम यूज़ करते हैं वह नाइट्रोजन यूज़ करेंगे। और फिर लास्ट में हमारा क्या बनता है, 5-डीऑक्सी एडेनोसिल कार्बोनेमाइड बनता है, ये हमारा लास्ट में बनेगा। ठीक है, फिर इसके बाद क्या करते हैं, फिर हमारा फेज़ आता है, दूसरा फेज़ आता है जिसको बोलते हैं हम, यहाँ पे दूसरा नाम बता देते हैं,
यहाँ पे दूसरा फेज आता है एरोबिक फेज आता है। एरोबिक फेज उसको बोलते हैं जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो, उसको बोलते हैं एरोबिक फेज बोलते हैं। इसमें जो टोटल टाइम लगता है 4 से 5 दिन का लगता है, ठीक है। इसमें क्या होता है लास्ट में जो, इसमें लास्ट में तो ए बन रहा था, लेकिन लास्ट में इसमें क्या बनेगा, कोबालामीन बनेगा। अब कोबालामीन बन गया हमारा, अब क्या करेंगे, इसको आइसोलेट कर लेंगे। मतलब कि कोबालामीन हमारा इस फर्मेंटर में बना था, जो हमारा फर्मेंटर था इसमें कोबालामीन बन गया। अब क्या करेंगे, यहाँ से कोबालामीन को हम आइसोलेट कर लेंगे। कोबालामीन हमारा आइसोलेट हो गया। फिर क्या करेंगे कि यहाँ पे इसको हम यहाँ पे 80 से 120 डिग्री सेल्सियस जो 30 मिनट के लिए हम क्या करेंगे, इसको टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे। और यहाँ पे पीएच हम जो सेट कर देते हैं 6.5 से लेके 8.5 तक का इसका पीएच सेट कर देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करवाते हैं कि इसमें जो कोबालामीन है, कोबालामीन को हम क्या करेंगे, यहाँ से निकाल लेंगे। मतलब कि जो हमारी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म था उसी के अंदर विटामिन B12 मतलब कि कोबालामीन बना था, कोबालामीन बना। तो इसको हमने क्या किया कि इसको हमने प्रोवाइड किया 80 से 120 डिग्री सेल्सियस हमने टेम्परेचर प्रोवाइड किया। जैसे ही हमने टेम्परेचर दिया, इसकी जो सेल है यह हमारी क्या हो गई, ब्रेक हो गई। यहाँ से हमारा क्या निकला, यहाँ से हमारा निकला कोबालामीन निकला। अब इसका क्या करवाएंगे हम, सेंट्रीफ्यूगेशन करवाएंगे या तो फिल्ट्रेशन करवाएंगे। फिल्ट्रेशन या तो सेंट्रीफ्यूगेशन के थ्रू क्या करेंगे, इसको आइसोलेट कर लेंगे। कोबालामीन को आइसोलेट कर लिए। अब हमारा यहाँ पे कोबालामीन बन गया। अब कोबालामीन में क्या ऐड करेंगे, हम साइनाइड ऐड करेंगे। तो साइनाइड जैसे ही ऐड करेंगे तो हमारा जो कोबालामीन है यह हमारा कन्वर्ट हो जाता है साइनो कोबालामीन में, जो एक स्टेबल फॉर्म है। जो हमारा कोबालामीन था यह हमारा स्टेबल फॉर्म में नहीं था उतना, लेकिन जब हमारा हमने क्या किया कि कोबालामीन में ऐड किया क्या, साइनाइड ऐड किया, तो हमारा जो कोबालामीन है यह हमारा कन्वर्ट हो गया साइनो कोबालामीन में, और जो हमारा एक तरीके का स्टेबल फॉर्म था। अब क्या करवाएंगे, जो हमारा साइनो कोबालामीन है अभी भी यह प्योर फॉर्म में नहीं है, इसको प्योर फॉर्म में लाने के लिए, मतलब इसका प्यूरिफिकेशन करने के लिए हम क्या करते हैं, एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी का यूज़ करेंगे। जब हम एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी का यूज़ करेंगे तो हमारा विटामिन B12 इस तरीके से मिल जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो एक बार वीडियो को पॉज करके फिर से देख लीजिएगा अगर आपको कोई भी डाउट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आगे आता है दूसरा हमारा जो क्वेश्चन आता है, यह भी इंपॉर्टेंट है, 7 मार्क्स में पूछा जाता है। पहले तो इंपॉर्टेंट मैंने बताया कि अगर प्रोडक्शन आता है या तो पेनिसिलिन आएगा या तो हमारा आएगा विटामिन B12 आएगा। अगर मान लो रेयर कंडीशन में पेनिसिलिन आ गया तो मैंने पेनिसिलिन को भी यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। तो सबसे पहले जानते हैं पेनिसिलिन होती क्या है। पेनिसिलिन जो होती है एक तरीके की हमारी नेचुरल एंटीबायोटिक होती है। एंटीबायोटिक उसको बोलते हैं जो क्या करता है, बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करता है, उसको बोलते हैं एंटीबायोटिक बोलते हैं। तो हमारी जो पेनिसिलिन होती है सबसे पहले पेनिसिलिनियम नोटेटम से ऑब्टेन की गई थी, ठीक है, जो एक तरीके का फंगस था, ठीक है। एक कहानी आपको बता देते थे, अलेक्जेंडर फेमनिन थे। अलेक्जेंडर फेमनिन क्या करवा रहे थे, एक पेट्री डिश थी, इसमें क्या करवा रहे थे, एक तरीके का इसमें क्या करवा रहे, बैक्टीरिया का ग्रो करवा रहे थे। जब बैक्टीरिया को इसमें ग्रो करवा रहे थे तो अचानक उनको कहीं पे काम पड़ गया, तो वो चले गए बाहर घूमने। तो यहाँ पे अलेक्जेंडर चले गए कहाँ, बाहर घूमने चले गए। तो इस पेट्री डिश को क्या किया, ढकना इन्होंने भूल गया, ठीक है। तो जब ये वापस आए, फिर ये जब वापस आए तो इन्होंने देखा कि इसमें एक तरीके का फंगस इस तरीके से ग्रो होने लगा, और ये फंगस क्या कर रहा था, इस बैक्टीरिया को किल कर रहा था, ठीक है। तो उन्होंने खोजा कि यह हमारा जो था, यह फंगस जो था वह हमारा था पेनिसिलिनियम नोटेटम था, और इससे जो केमिकल निकाला गया था उसका नाम था पेनिसिलिन था। तो मैंने कहानी बता दिया। तो यहाँ पे जो सारी चीज़ें लिखी गई इसको भी एक्सप्लेन आपको कर देते हैं यहाँ पे। तो हमारा जो पेनिसिलिन था, ठीक है, ये सबसे पहले हमारी नेचुरल एंटीबायोटिक थी जो हमारा पेनिसिलिनियम नोटेटम से ऑब्टेन किया गया था, ठीक है। अब इस समय पहले तो पेनिसिलिनियम नोटेटम से इसको डिस्कवर किया गया था, लेकिन अब इस समय जो है जो क्राइसोजेनम हमारा आता है, पेनिसिलिनियम क्राइसोजेनम, जो एक तरीके का फंगस है, इससे हम क्या करते हैं, बहुत ही ज़्यादा में लार्ज अमाउंट में पेनिसिलिन को नाउ डेज मतलब इस समय इसको ऑब्टेन करने का काम कर रहे हैं। और इसको हम ऑब्टेन करते हैं सबमर्ज कल्चर के थ्रू, इसको ऑब्टेन करने का काम करते हैं। सबमर्ज कल्चर एक ऐसा मेथड होता है जिससे हम क्या करते हैं, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में पेनिसिलिन को ऑब्टेन करते हैं, उसको बोलते हैं सबमर्ज कल्चर बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा पेनिसिलिन होता है यह हमारे ग्राम पॉजिटिव जो बैक्टीरिया होते हैं उसके अगेंस्ट क्या करता है,
काम करता है। और ये क्या करता है, जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होती हैं उसके सेल वाल की जो संथिस होती है उसको क्या करता है, रोक देता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर इसका बना दिया है, यहाँ से स्ट्रक्चर इसका देख सकते हैं आप, मेडिसिनल में भी पढ़े होंगे इसका स्ट्रक्चर। अब बात करते हैं इसका प्रोडक्शन हम कैसे करेंगे। तो जैसे आपने विटामिन B12 का देखा, सेम उसी तरीके से है। ठीक है, बस थोड़ा आपको ध्यान देना है यहाँ पे। पहले क्या करते हैं, इनक्यूबेशन करते हैं, मतलब कि सबसे पहले आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म को सेलेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद इनक्यूबेशन करेंगे, फिर मीडिया को प्रिपेयर करेंगे, फिर फर्मेंटेशन करवाएंगे, फिर क्या करेंगे, रिकवरी एंड प्यूरिफिकेशन करवाएंगे। तो सबसे पहले आता है यहाँ पे इनक्यूबेशन, मतलब कि उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम सेलेक्ट करेंगे जो हमें कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में पेंसिलिन को प्रोड्यूस करे। तो यहाँ पे आप पेंसिलिनियम नोटेटम भी यूज़ कर सकते हैं और पेंसिलिनियम क्राइसोजेनम भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने बताया कि इस समय जो है पेंसिलिनियम क्राइसोजेनम ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है पेंसिलिन को बनाने के लिए। तो यहाँ पे इसी को हमने क्या किया, सेलेक्ट कर लिया है। फिर इसके बाद क्या करेंगे, अब मीडिया को प्रिपेयर करेंगे। मीडिया उसको बोलेंगे जिसमें हम क्या करेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करवाएंगे। जो हमारे पेंसिलिनियम क्राइसोजेनम था उसको हम इसमें ग्रो कराने वाले हैं। तो यहाँ पे मीडिया को प्रिपेयर करने के लिए हम कॉर्न स्ट्रिप लीकर सॉलिड लेते हैं, यह लेते हैं 3.5% लेते हैं। यहाँ पे लैक्टुलेज लेते हैं 3.5%, ग्लूकोज लेते हैं 1%, कैल्शियम कार्बोनेट लेते हैं 1% और एडिबल ऑयल लेते हैं 0.4% और फिनाइल एसिडिक एसिड लेते हैं 0.5% और सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट लेते हैं 0.4%। इससे हम क्या करेंगे, मीडिया को प्रिपेयर करवा लेंगे। अब क्या करवाते हैं, फर्मेंटेशन की प्रोसेस करवाते हैं। फर्मेंटेशन मैंने पहले ही बताया कि एक ऐसा इन्वायरमेंट जहाँ पे हम क्या करते हैं, पीएच को कंट्रोल करते हैं, टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं और मीडिया को प्रोवाइड करते हैं जिससे हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो हो सके, उसको बोलते हैं फर्मेंटेशन बोलते हैं। ठीक है, तो जो हमारा फर्मेंटर होता है, फर्मेंटर अभी लास्ट में दिखाएंगे भी फर्मेंटर क्या होता है। तो इस तरीके से हमारा फर्मेंटर होता है। इसमें क्या करेंगे, इसका पहले हम क्या करेंगे कि जो पीएच है इसको कंट्रोल कर देंगे 6.5 और इसका टेम्परेचर जो है 26 डिग्री से लेकर 28 डिग्री सेल्सियस तक इसको फिक्स कर देंगे। और इसमें जो टाइम पीरियड है, मतलब कि इसमें हम क्या करेंगे, मीडिया को डाल लेंगे। मीडिया को डालने के बाद इसमें क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम डाल लेंगे जो हमने सेलेक्ट किया था, पेंसिलिनियम क्राइसोजेनम, इसको सेलेक्ट किया था, इसके अंदर डाल लेंगे। ठीक है, फिर इसमें क्या हो जाएगा, ढेर सारे हमारे जो पेंसिलिनियम क्राइसोजेनम है ये ढेर सारे यहाँ पे ग्रो हो जाएंगे। फिर इसके बाद क्या करवाते हैं, रिकवरी एंड प्यूरिफिकेशन करवाते हैं। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, वैक्यूम फिल्टर के थ्रू हम क्या करेंगे कि जो हमारा यहाँ पे पेंसिलिन है, ठीक है, उसको क्या करेंगे, यहाँ पे उसको हम निकाल लेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे कि यहाँ पे ऐड करते हैं फास्फोरिक एसिड ऐड कर देते हैं या तो सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करते हैं जो हमारा पीएच को क्या करता है, लोअर करने का काम करता है। और ये क्या करता है कि जो पेंसिलिन है, पेंसिलिन टू एनायनिक फॉर्म, मतलब पेंसिलिन से एनायनिक फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम करेगा। फिर क्या करेंगे, इसके मतलब कि इम्प्योरिटीज़ को, कई सारे पिगमेंट रहते हैं उसको रिमूव करने के लिए क्या करते हैं, एक्टिवेटेड जो चारकोल होता है उससे क्या करवाएंगे कि जो पेंसिलिन होता है उसको ट्रीट करवाएंगे। ट्रीट करवाते हैं तो हमारा यहाँ पे जो है पेंसिलिन, हमारा शुद्ध वाला पेंसिलिन यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, जिसको बोलते हैं पोटेशियम पेंसिलिन बोलते हैं। तो आपको डायग्राम से समझाते थे, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारा मीडिया रहेगा, मीडिया इंग्रेडिएंट, जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं कि जो मीडिया को प्रिपेयर करने वाले हैं। तो यहाँ पे मान लेते हैं कई सारे मीडिया है, इसको हमने क्या करेंगे, मिक्सिंग टैंक में पहले डाल लेंगे और इनको क्या करेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इनको क्या करेंगे, स्टरलाइज कर देंगे तो हमारी मीडिया प्रिपेयर हो जाएगी। अब इस मीडिया को क्या करते हैं, हम डाल देंगे ये जो हमारा फर्मेंटर है, इस फर्मेंटर में हम क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद क्या करते हैं, दूसरे नंबर पे हमारे जो हमने सेलेक्ट किया था माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हमने बोला कि पेंसिलिनियम क्राइसोजेनम हमने सेलेक्ट किया था, इसको क्या करेंगे, इस फर्मेंटर में ऐड कर देंगे। पहले तो हमने मीडिया ऐड किया, दूसरे नंबर पे क्या ऐड किया, दूसरे नंबर पे हमने जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म सेलेक्ट किया था उसको ऐड करेंगे। अब यहाँ पे जैसे ही डालेंगे ढेर सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे ग्रो हो जाएंगे और उनसे हमें पेंसिलिन मिल जाएगी। पेंसिलिन मिल गई, अब क्या करवाएंगे, उनका हम फिल्ट्रेशन करवाएंगे। फिल्ट्रेशन हम वैक्यूम फिल्ट्रेशन करवाते हैं। वैक्यूम फिल्ट्रेशन करवाते हैं तो यहाँ पे हमारा क्या आता है, पेंसिलिन मिल जाता है। अब उसका रिकवरी एंड प्यूरिफिकेशन करते हैं। रिकवरी एंड प्यूरिफिकेशन के लिए मैंने बोला कि सबसे पहले क्या करेंगे, ऐड करेंगे फास्फोरिक एसिड ऐड करते हैं। ठीक है, तो हमारा पेंसिलिन जो होता है एनायनिक फॉर्म में आ जाएगा।
अब हमारा जो पेनिसिलिन है उसकी इम्प्योरिटीज़ को दूर करने के लिए और उसमें जो पिगमेंट होते हैं कई सारे उसको रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, एक्टिवेटेड चारकोल से अब उस पेनिसिलिन को क्या करेंगे, ट्रीट करवाएंगे। फिर उसके बाद लास्ट में हमारा शुद्ध वाला पेनिसिलिन हमें क्या होता है, यहाँ पे ऑब्टेन हो जाता है। तो यहाँ से सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं, मैंने आपको सारी चीज़ें यहाँ पे बता दिए हैं। ठीक है, तो अगर आपके कोई भी डाउट्स होते हैं आप कमेंट बॉक्स में तुरंत ही ड्रॉप कर सकते हैं, मैं वहाँ पे आपके जो डाउट्स है उसको क्लियर कर दूंगा, नहीं तो एक नई वीडियो बना के आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख लीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन जो हमारा पूछा जाता है, एक्सप्लेन द कलेक्शन प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज ऑफ होल ह्यूमन ब्लड। तो यह हमारा ज़्यादातर 10 मार्क्स में ही पूछा जाता है। तो यहाँ पे आपको 10 मार्क्स और 7 मार्क्स के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी हैं, तो यहाँ से देख सकते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे ब्लड क्या होता है। ब्लड जो होता है एक तरीके का हमारा रेडिश फ्लूइड होता है, ठीक है, जो हमारे बॉडी में सर्कुलेट होता रहता है। और ये क्या करता है कि हमारे बॉडी में जो कार्बन डाइऑक्साइड है और जो ऑक्सीजन है उसको ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। बॉडी मतलब टिश्यू टू ऑर्गन उसको ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। और आपको थोड़ा यहाँ पे डायग्राम से समझा देते हैं कैसे होता है। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि हमारी हो गई ब्लड वेसल्स हो गई, ठीक है, और यहाँ पे हो गए हमारे इस तरीके से टिश्यू हो गए, यहाँ पे टिश्यू हो गए। अब हमारे बॉडी में यहाँ पे ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करेगा कहाँ, हमारा जो ब्लड है यह ट्रांसपोर्ट करता है कहाँ पे, हमारे सेल के पास। ये मैंने बताया कि सेल्स है, और यहाँ पे जो सेल्स के पास ऑक्सीजन है वह इसको बाहर निकालने का काम कौन कर रहा है, जो हमारी ब्लड है यही। तो मैंने बताया कि हमारे जो ब्लड हो रेडिश फ्लूइड होते हैं, ये क्या करते हैं हमारे बॉडी में सर्कुलेट होते हैं, और ये क्या करते हैं कि ऑक्सीजन को डिलीवर करते हैं, और न्यूट्रिएंट जो होते हैं इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट होते हैं, ठीक है, उसको भी जो हमारे टिश्यू होते हैं, जो ऑर्गन्स होते हैं वहाँ तक पहुँचाने का काम करते हैं। और जो वेस्ट चीज़ें हैं वेस्ट को रिमूव करते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड ये हमारे लिए वेस्ट है, इसको क्या करते हैं बॉडी से आउटसाइड करने का काम हमारे ब्लड करते हैं। तो ब्लड आप पढ़ते ही आ रहे हैं, तो मैंने कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपके बता दिए, आप यहाँ से लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आगे देखते हैं हमारा जो ब्लड होता है, ठीक है, ब्लड में आपने पढ़ा ही होगा, फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, सेकंड ईयर में पढ़ा होगा। ब्लड जो होता है हमारा प्लाज्मा से और ब्लड सेल से मिलके बना होता है। प्लाज्मा जो होता है जो टोटल ब्लड होता है उसमें 55% पाया जाता है, और जो ब्लड सेल्स होती हैं 45% होते हैं। और हमारा जो प्लाज्मा होता है इसमें हमारे आते हैं प्रोटीन्स आते हैं, वाटर आते हैं, अनायंस आते हैं, गैसेज आते हैं, और जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये सारे चीज़ें मिलके हमारे प्लाज्मा बनाते हैं। और जो ब्लड सेल्स होते हैं इसमें हमारे आरबीसी आते हैं, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, और हमारे प्लेटलेट्स आते हैं, ये बनाते हैं हमारे रेड ब्लड सेल्स बनाते हैं, जो 45% होता है टोटल ब्लड का। फिर अब बात करते हैं होल ह्यूमन ब्लड बोलते हैं किसको है। होल ह्यूमन ब्लड मतलब कि इन्हीं सारे चीज़ों का जो कम्बिनेशन, मतलब जो प्लाज्मा सेल है जो प्लाज्मा है और जो ब्लड सेल्स हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं होल ह्यूमन ब्लड बोलते हैं। तो यहाँ पे डेफिनेशन लिखा गया है, होल ह्यूमन ब्लड मीन्स डैट ब्लड कलेक्ट फ्रॉम द डोनर विदाउट सेपरेटिंग इट्स कंपोनेंट। तो यहाँ पे जो कंपोनेंट मतलब जो ब्लड के कंपोनेंट है, ये हमारे प्रोटीन्स हो गए, ये वाटर हो गए, अनायंस हो गए, न्यूट्रिएंट हो गए, गैसेस हो गई, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स जो हैं, ये सारे हमारे होते हैं ब्लड के कंपोनेंट्स होते हैं। तो अगर मान लीजिए कि यहाँ पे कोई डोनर है, ठीक है, इस डोनर से क्या करते हैं कि हम ब्लड को निकाल लेते हैं। ब्लड को हमने निकाला तो यहाँ पे इसमें इसके सारे कंपोनेंट रहेंगे। इसके सारे कंपोनेंट का मतलब इसमें डब्ल्यूबीसी रहेगा, आरबीसी भी रहेगा, इसमें प्रोटीन्स भी रहेगी, इसमें गैसेस भी रहेंगे, न्यूट्रिएंट्स भी रहेंगे, सारे चीज़ें रहेंगी। तो यह हमारा कहलाएगा होल ह्यूमन ब्लड कहलाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कैसे हम कलेक्शन करते हैं ब्लड का किसी डोनर से। ठीक है, मान लीजिए कि मैं डोनर हूँ, तो मेरे बॉडी के अंदर से कैसे ब्लड को कलेक्ट किया जाएगा। तो सबसे पहले क्या किया जाएगा, जो हमारी आर्म होती है, मान लो कि ये हमारा हैंड है, यहाँ पे हमारी आर्म है, ठीक है, यहाँ से क्या करते हैं, सबसे पहले इसको हम साफ़ करते हैं। जो हमारे एंटीसेप्टिक सॉल्यूशंस आते हैं उससे क्या करेंगे, वेंस को पहले साफ़ करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद क्या करते हैं कि जो हमारे स्टेराइल नीडल्स होती है, मतलब कि जो हमारी सिरिंज आती है, उसको क्या करेंगे, यहाँ पे इंजेक्ट करेंगे। ठीक है, इंजेक्ट करेंगे, वेंस में इंजेक्ट करेंगे, केयरफुली इंजेक्ट करेंगे। फिर क्या करते हैं कि जैसे इंजेक्ट करेंगे, फिर क्या करते हैं, वहाँ से हम क्या करते हैं कि जो ब्लड होता है उसको निकाल लेंगे। निकालने के बाद एक हमारा होता है स्टेराइल प्लास्टिक बैग होता है। इस प्लास्टिक बैग के अंदर हमारा एंटीकोगुलेंट
एंटीकोगुलेंट सब्सटेंट भरे रहते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या करेंगे, हम उसको डाल देंगे, जो हम निकाले रहेंगे यहाँ से ब्लड, ठीक है, उसको क्या करेंगे उसमें डाल देंगे। तो वही यहाँ पे लिखा गया है। फिर उसके बाद क्या करेंगे कि जो बॉटल रहेगा उसको क्या करेंगे, केयरफुली सेक करेंगे। मतलब कि मान लो कि ये हमारे पास एक बैग है जिसमें एंटीकोगुलेंट सब्सटेंट भरा है। यहाँ से डोनर था, इस डोनर से हमने क्या किया, इसके आर्म से, इसके मतलब हैंड से हमने क्या किया, हमने ब्लड को निकाला सिरिंज के थ्रू। अब क्या किया, निकाल लिया। निकालने के बाद क्या करेंगे, इस बैग के अंदर हम डाल देंगे। अब इस बैग में पहले से ही रहेगा एंटीकोगुलेंट एक ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कोगुलेशन को प्रिवेंट करेंगे, मतलब जो ब्लड है उसको क्लॉट होने से रोकेंगे। फिर क्या करेंगे कि हम इसको डाल लिए एंटीकोगुलेंट के अंदर। अब इसको क्या करेंगे, सेक करेंगे, अच्छे से सेक कर लेंगे। इस तरह इसलिए हम सेक करेंगे कि जो हमारे एंटीकोगुलेंट है यह हमारे पूरे ब्लड में अच्छे से मिल जाए। ठीक है, और हम क्या करेंगे, लास्ट में हम मैक्सिमम जो होता है 420 से लेकर 450 ml ही ब्लड को कलेक्ट कर सकते हैं एक टाइम में। ठीक है, तो एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं। मान लो कि ये हमारा डोनर है जिससे हम ब्लड को निकालने वाले हैं। तो सबसे पहले इसको हैंड को यहाँ पे हम बना लेते हैं। मान लो कि इसका हैंड हमने बना लिया। तो सबसे पहले जहाँ पे वेंस होती है, मतलब जहाँ से हाथ मुड़ता है, वहाँ पे क्या करेंगे, पहले हम जो स्टेराइल सॉल्यूशन होता है उससे क्या करेंगे, इसको साफ़ कर लेंगे। साफ़ करने के बाद उसके बाद जो स्टेराइल सिरिंज होती है इसको यहाँ पे क्या करेंगे, हम लगा देंगे। लगाने के बाद क्या करेंगे, इसका ब्लड हम निकाल लेंगे। अब सिरिंज में ब्लड हमारा आ गया। फिर क्या करेंगे, एक हमारा होता है बैग होता है इस तरीके से। इस बैग में हमारा प्लास्टिक का बैग होता है, स्टेराइल बैग होता है। इसके अंदर भरा रहता है एंटीकोगुलेंट सब्सटेंट भरा रहता है। अब क्या करेंगे, जो हमने ब्लड को यहाँ पे डोनर से निकाला, इसको क्या करेंगे, इसके अंदर डाल देंगे और क्या करेंगे, फिर इसको सेक कर देंगे। सेक करने के बाद रख देंगे। ठीक है, और आपको ध्यान देना कि किसी भी पर्सन्स के अंदर से, ठीक है, वो 420 से लेकर 450 ml ही एक टाइम में ब्लड को निकालना है। ठीक है, ये आपको ध्यान देना। अब देखते हैं प्रोसेसिंग है, कैसे हम क्या करते हैं, ब्लड को कलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला जो आता है हमारा आता है सेंट्रीफ्यूगेशन आता है। सेंट्रीफ्यूग आपने देखा होगा, सेंट्रीफ्यूग अगर आपने कभी ब्लड टेस्ट करवाया होगा तो सेंट्रीफ्यूगेशन का मतलब क्या होता है देख लेते हैं। द कलेक्ट होल ब्लड सेंट्रीफ्यूग एट हाई स्पीड टू सेपरेट इट्स कंपोनेंट ऑन दिस बेसिस ऑफ डेंसिटी। सेंट्रीफ्यूगेशन का मतलब होता है जब हम ब्लड को कलेक्ट करेंगे, कलेक्ट करने के बाद क्या करेंगे, इसको सेंट्रीफ्यूग के अंदर डालते हैं। अब ये सेंट्रीफ्यूग हमारा बहुत ही स्पीड से क्या करता है, घूमने लगता है। जब घूमने लगेगा तो हमारे जो ब्लड के कंपोनेंट रहेंगे वह हमारे अलग अलग हो जाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि सेंट्रीफ्यूग मान लेते हैं ये है। तो जैसे हमने क्या किया, सेंट्रीफ्यूग को बहुत ही स्पीड से घुमाया, ठीक है, तो हमारा जो प्लाज्मा है ये देखो ऊपर आ गया, प्लेटलेट्स और हमारे जो WBC हैं ये हमारे बीच में आ गए, RBC हमारे यहाँ पे नीचे आ गए। ठीक है, तो उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूग बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन बोलते हैं। दूसरा हमारा यहाँ पे प्रोसेस आता है सेपरेशन ऑफ प्लाज्मा को सेपरेट कैसे करेंगे। ठीक है, जब हम सेंट्रीफ्यूगेशन की प्रोसेस करवाते हैं तो यहाँ पे जो प्लाज्मा की लेयर है सबसे पहले आ जाती है, सबसे ऊपर आ जाती है, उसको बोलते हैं सेपरेशन ऑफ प्लाज्मा बोलते हैं। यहाँ पे अगला आता है सेपरेशन ऑफ WBC। जब सेंट्रीफ्यूगेशन करवाते हैं हम, सेंट्रीफ्यूगेशन जब करवा लेंगे तो लास्ट में हमारी एक लेयर दिखेगी यहाँ पे नीचे, सबसे नीचे, वह हमारी होती है RBC के लेयर होती है, उसी को बोलते हैं सेपरेशन ऑफ RBC बोलते हैं। लास्ट में आता है सेपरेशन ऑफ प्लेटलेट्स। मतलब प्लेटलेट्स का कैसे सेपरेशन करेंगे, जब हम सेंट्रीफ्यूगेशन की प्रोसेस करवाते हैं। ठीक है, जो हमारे बीच वाली लेयर होती है, यहाँ पे देख सकते हैं कि मान लेते हैं कि ये हमने सेंट्रीफ्यूग हमारा है। जब इसका हमने सेंट्रीफ्यूगेशन करवाया तो सबसे पहले ऊपर की लेयर हमारी प्लाज्मा की लेयर, बीच की हमारी होगी प्लेटलेट्स और WBC की लेयर होगी, और लास्ट में हमारी आती है RBC की लेयर। तो RBC और जो हमारी लास्ट ऊपर की लेयर है प्लाज्मा, इन दोनों के बीच की जो लेयर होगी वह हमारा आता है, वह हमारा उसको बोलते हैं सेपरेशन ऑफ प्लेटलेट्स बोलते हैं। तो यहाँ पे प्लेटलेट्स और WBC का ही सेपरेशन कर रहे हैं। अब अगला यहाँ पे आता है स्टोरेज कैसे करते हैं। जो हमने मतलब कि कंपोनेंट, हमारे ब्लड के कंपोनेंट हैं, ब्लड के कंपोनेंट मतलब कि हमने बताया कि प्लाज्मा, WBC, RBC हो गई, इसको स्टोर करने का काम हम करते हैं 4 से 6 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। इसको क्या करेंगे, इसको स्टोर करने का काम करते हैं। जो हमारा बैग होता है, इस तरीके का जो बैग होता है जिसमें हम क्या करते हैं कि जो हमारे ब्लड के कंपोनेंट रहते हैं उसको क्या करेंगे, उस बैग के अंदर हम क्या करेंगे, पहले लेबल लगा लेंगे। लेबल लगाएंगे कि ब्लड ग्रुप क्या है,
ठीक है, उसका RH ग्रुप क्या है, उसकी एक्सपायरी डेट है, उसको मैन्युफैक्चर कब किया गया है, कब उसको मतलब कलेक्ट किया गया है, ये सारी चीज़ें लिख के क्या करेंगे, उसको हम स्टोर करने का काम 4 से 6 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे करते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगला क्वेश्चन आता है कि डेमोस्ट्रेट द डिज़ाइन ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन फर्मेंटेशन डिज़ाइन एंड आउटलाइन इट्स वेरियस कंट्रोल। ठीक है, यहाँ पे फर्मेंटर के बारे में लिखना, फर्मेंटर की डिज़ाइन कैसे करेंगे और उसको कंट्रोल कैसे करेंगे, इन सारी चीज़ों के बारे में लिखना वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में 10 मार्क्स में पूछा गया है, तो इसको जरूर से पढ़ के जाएंगे। तो सबसे पहले जानते हैं फर्मेंटर क्या होता है। जो फर्मेंटर हमारा होता है एक तरीके की क्लोज और स्टेराइल वेसल्स होती है, तो यहाँ पे वेसल्स लिखा गया है। ठीक है, जो क्या करता है कि एक ऑप्टिमल कंडीशन प्रोवाइड करने का काम करता है। ऑप्टिमल कंडीशन का मतलब एक ऑप्टिमल पीएच प्रोवाइड करेगा, एक ऑप्टिमल टेम्परेचर प्रोवाइड करेगा, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करने का काम हमारा फर्मेंटर करता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे ग्रो होते हैं, उसी को बोलते हैं फर्मेंटर बोलते हैं। तो फर्मेंटर एक इस तरीके से हमारी क्लोज वेसल्स होती है और यह स्टेराइल वेसल्स होती है। इसके अंदर ऐसे लगा रहता है टेम्परेचर कंट्रोलर लगा रहता है, यहाँ पे पीएच कंट्रोलर लगा रहता है। ठीक है, सारी चीज़ें लगी रहती है और इसके अंदर इस तरीके से मीडिया भरी रहती है। इस मीडिया के अंदर क्या करते हैं, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम डालते हैं तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, इसमें हमारे ग्रो कर जाते हैं, वही हमारा कहलाता है फर्मेंटर कहलाता है। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, यहाँ पे अगला पॉइंट लिखा गया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म गो थ्रू द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन टू प्रोड्यूस डिजायर मेटाबॉलिक प्रोडक्ट विच कैन बी यूज्ड कॉमर्शियली। तो यहाँ पे हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डाले थे फर्मेंटर के अंदर, अब ये हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहाँ क्या हो जाएंगे, ढेर सारे इस तरीके से ग्रो हो जाएंगे। अब इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से क्या करेंगे, हम डिज़ायर प्रोडक्ट को यहाँ से आइसोलेट करने का काम करेंगे और इसको हम कॉमर्शियली मतलब कि लार्ज स्केल पे बनाने का काम करते हैं। यहाँ पे अगला पॉइंट लिखा गया है, बायोरिएक्टर भी बोलते हैं फर्मेंटर को। तो फर्मेंटर या बायोरिएक्टर फंक्शन इज द प्रोवाइड ऑप्टिमल इन्वायरमेंट कंडीशन माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड दे प्रोड्यूस टारगेट प्रोडक्ट। वही लाइन लिखी गई जो मैंने बताया कि फर्मेंटर क्या करता है, एक ऐसा ऑप्टिमल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करने का काम करता है जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे ग्रो कर जाते हैं और ग्रो करने के बाद हमें क्या करते हैं, कई डिज़ायर प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने का काम करते हैं। अब देखो डिज़ाइन कैसे करते हैं हम फर्मेंटर का। ठीक है, तो इसमें कई सारे पार्ट होते हैं। तो पहला आता है मटेरियल यूज्ड फॉर फर्मेंटर, कौन से मटेरियल हम यूज़ करते हैं फर्मेंटर को बनाने के लिए। इसमें इम्पेलर लगा होता है, इसको भी बताएंगे। बफल्स लगे रहते हैं और हमारे इनाकुलेशन पोर्ट्स होता है, स्पार्जर होता है, सैम्पलिंग पॉइंट होते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें हमारे फर्मेंटर में लगा रहता है। और पीएच कंट्रोलर डिवाइस लगा रहता है, टेम्परेचर कंट्रोलर डिवाइस लगा रहता है, फॉर्म कंट्रोलर डिवाइस लगा रहता है और बॉटम ड्राइनेस सिस्टम होता है। तो यहाँ पे डायग्राम से सभी चीज़ें समझ जाएंगे। तो यहाँ पे एक एक बताते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं एंटी फॉर्म, मतलब कि यहाँ से एंटी फॉर्मिंग एजेंट डालते हैं जो क्या करता है, गांज बनने से मतलब फॉर्म बनने से रोकता है। यहाँ पे क्या करते हैं, इनाकुलेशन पाइप होता है, इनाकुलेशन पाइप यहाँ से क्या करते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और मीडिया जो होती है उसको यहाँ से हम डालने का काम करते हैं। यहाँ पे बफल्स लगे रहते हैं, बफल्स जो लगे रहते हैं इस फर्मेंटर की जो दीवार है इसी से लगे रहते हैं। ये क्या करते हैं, कंटामिनेशन को रोकने का काम कर देते हैं। यहाँ से ऑक्सीजन सेंसर लगा रहता है, ये क्या करता है, ऑक्सीजन लेवल को मेज़र करने का काम कर देता है। और यहाँ पे सैम्पलिंग पॉइंट होता है जहाँ से हम सैंपल को क्या करते हैं, इंजेक्ट करने का काम करते हैं। यहाँ पे क्या हमारा एक लगा रहता है, स्पार्जर लगा रहता है। स्पार्जर से क्या करते हैं कि जो एयर होती है, स्टेराइल एयर होती है, उसको यहाँ से इनलेट करने का काम करता है। यहाँ पे नोजल लगी रहती है, इस नोजल के थ्रू क्या होता है, यहाँ पे स्प्रे होता है हमारा जो स्टेराइल एयर होता है। और यहाँ पे देख सकते हैं लास्ट में नीचे लिखा गया हार्वेस्टिंग पाइप, जिसको बोलते हैं बॉटम ड्राइनेस सिस्टम बोलते हैं। यहाँ से क्या करते हैं, जो हमारा डिज़ायर प्रोडक्ट यहीं से हमारा निकलेगा। यहाँ से कूलिंग जैकेट लगा रहता है। यहाँ कूलिंग जैकेट क्या करता है, एक तरीके से यहाँ से वाटर इन करता है, दूसरे तरफ से यहाँ से वाटर आउट होता है। ठीक है, यहाँ से कूल करने का मतलब कि टेम्परेचर रेगुलेट करने का काम इसी वाटर जैकेट से होता है, जिसको कूलिंग जैकेट बोलते हैं। और यहाँ पे इस तरीके से हमारे इम्पेलर लगे रहते हैं। ये हमारे इम्पेलर क्या करते हैं, घूमते हैं, रोटेट करते हैं बहुत तरीके से। यहाँ पे मोटर इस तरीके से लगा रहता है। ठीक है, और यहाँ पे हमारा एक डिवाइस लगा रहता है जिसको बोलते हैं टेम्परेचर कंट्रोलर डिवाइस। ये क्या करता है कि जो हमारे फर्मेंटर है इसके टेम्परेचर को कंट्रोल करने का काम करता है। दूसरे नंबर पे यहाँ लिखा गया है पीएच कंट्रोल डिवाइस।
पीएच कंट्रोल डिवाइस क्या करता है, जो फर्मेंटर है इसके पीएच को मेंटेन करने का काम करता है। पीएच को मेंटेन इसलिए क्या करते हैं क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या हो सके, ग्रो हो सके। अब इसके अंदर देख सकते हैं ऐसे कल्चर मीडिया भरी है, कल्चर मीडिया उसको बोलते हैं जिसमें हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं। अब यहाँ से एसिड बेस हम डालने का काम करते हैं। एसिड बेस इसलिए डालते हैं क्योंकि हमारा जो टेम्परेचर है वह हमारा रेगुलेट हो सके, कंट्रोल हो सके, इसलिए क्या करते हैं यहाँ से हम एसिड बेस ऐड करते रहते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको डायग्राम समझ में आ गया होगा। यहाँ पे सारे पॉइंट को मैंने लिख दिया। सबसे पहले आता हमारा मटेरियल यूज्ड फॉर फर्मेंटर। फर्मेंटर को बनाने के लिए हम जो कोरिजन प्रूफ मतलब कि जो स्टेनलेस स्टील होता है इसका यूज़ करते हैं और नॉन टॉक्सिक सब्सटेंस का यूज़ करते हैं फर्मेंटर को बनाने के लिए। ठीक है, दूसरे नंबर पे आता है इम्पेलर। क्या होता है, इम्पेलर जो होता है इस तरीके से अंदर लगा होता है। ठीक है, और ये क्या करता है कि एजिटेशन करने का काम करता है। एजिटेशन का मतलब कि रोटेट होता है जिससे कि सारी चीज़ें आसानी से मिक्स हो सकें। ठीक है, इस तरीके से इम्पेलर हमारे जो फर्मेंटर होता है उसके अंदर लगा रहता है। और ये इम्पेलर जो होता है एक सॉफ्ट से कनेक्टेड रहता है। ठीक है, और ये यहाँ पे ऊपर एक लिड लगी रहती है, ढक्कन लगा रहता है। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं कि मैंने बताया कि जो इम्पेलर का काम है कि जो मीडिया होती है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो ऑक्सीजन है उसको क्या करेगा कि मिक्स करने का काम करता है। और क्या करता है कि जो एयर बबल्स बनते हैं उसको रिड्यूस करने का भी काम हमारा इम्पेलर करता है। दूसरे नंबर पे आता है बफेल्स आते हैं। बफेल्स जो होते हैं ये हमारे जो फर्मेंटर होते हैं, ये हमारा फर्मेंटर है, मान लेते हैं कि ये फर्मेंटर है। फर्मेंटर के ऐसे हमारे दीवार से चिपका इस तरीके से हमारा बफल्स होता है। बफल्स क्या करता है, कंटामिनेशन को रोकने का काम करता है। ठीक है, अब आगे आता हमारा इनक्यूबेशन पोर्च आता है। इनक्यूबेशन पोर्च यहाँ से क्या करते हैं कि जो हमारे सबस्ट्रेट आते हैं, ठीक है, और जो हमारे मीडिया होते हैं और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, यहाँ पे याद रखिएगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म और जो हमारी मीडिया ये सारी चीज़ें हम क्या करते हैं इसी इनक्यूबेशन पोर्स से हम ऐड करने का काम करते हैं इस फर्मेंटर के अंदर। अगला आता है स्पार्जर। स्पार्जर जो होता है मैंने बताया कि यहाँ से क्या करते हैं जो स्टेराइल एयर होती है, ठीक है, क्या करते हैं इसके अंदर हम यहाँ से नीचे साइड से इनलेट करने का काम करते हैं। और यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे स्मॉल होल्स होते हैं जिसका जो डायमीटर होता है 5 से 10 mm का होता है। यहाँ पे मतलब कि एक तरीके की नोजल्स लगी रहती हैं। यहाँ से क्या होता है कि हमारे जो एयर्स होते हैं स्प्रे यहाँ पे होते रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा गया वही सारी चीज़ें। अब अगला आता है सैम्पलिंग पॉइंट। सैम्पलिंग पॉइंट जो होता है टाइम टू टाइम विड्रॉल ऑफ सैंपल। यहाँ से क्या करते हैं टाइम टू टाइम हम सैंपल को विड्रॉ करते रहते हैं। ठीक है, और यहाँ से क्या करते हैं कि जो फर्मेंटेशन की प्रोसेस को हम मॉनिटर भी करते रहते हैं और उसके क्वालिटी को भी कंट्रोल करने का काम करते हैं। आगे आता है हमारा पीएच कंट्रोल डिवाइस। पीएच कंट्रोल डिवाइस क्या करता है, इस तरीके से यहाँ पे लगा होता है। मैंने हर एक को पार्ट वाइज जैसे डायग्राम से बता दिया है। ठीक है, तो ये हमारा क्या करता है पीएच को चेक करता रहता है और पीएच का लेवल अगर बढ़ घट रहा है तो उसको मेंटेन करने का भी काम हमारा यही करता है। तो हम पीएच को पहले ही बताए थे कि ऊपर देख सकते हैं, यहाँ पे डायग्राम में मैंने जब बताया था ऊपर यहाँ पे बना होगा एसिड बेस वाला, तो यहाँ पे एसिड बेस को हम ऐड करके ही क्या करते हैं पीएच को कंट्रोल और रेगुलेट करने का काम करते हैं। तो वही सारी चीज़ें यहाँ पे लिख सकते हैं कि आपको पता कि जब ऑप्टिमल पीएच रहेगा तभी हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करेंगे, ग्रो कर जाएंगे। जब हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करेंगे तभी वो क्या करेंगे, हमें डिज़ायर प्रोडक्ट देने का काम करेंगे। आगे आता हमारा टेम्परेचर रेगुलेटर, टेम्परेचर कंट्रोल डिवाइस। टेम्परेचर कंट्रोल डिवाइस क्या होता है कि ये क्या करेगा, फर्मेंटर के जो अंदर है ये क्या करेगा, उसको टेम्परेचर को रेगुलेट करने का काम करता है, कंट्रोल करने का काम करता है। तो मैंने बताया था कि जो हमारा फर्मेंटर इस तरीके से बना होता है, इसके चारों ओर इस तरीके से ऐसे एक जॉकेट बनी होती है। एक साइड से क्या होता है वाटर इन होता है, दूसरे तरीके से दूसरे साइड से और वाटर जो होता है आउट होता है, जिससे कि हमारा जो फर्मेंटर है उसका टेम्परेचर रेगुलेट रहे। और यहाँ पे एक थर्मामीटर भी लगा रहता है, ठीक है, जो क्या करता है कि मॉनिटर करता रहता है कि जो फर्मेंटर है उसका टेम्परेचर कितना बढ़ रहा है कितना घट रहा है। ठीक है, आपको पता है कि एक ऑप्टिमल टेम्परेचर पे ही हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं। ठीक है, अब आगे हमारा आता है फॉर्म कंट्रोल डिवाइस। फॉर्म कंट्रोल डिवाइस ये क्या करता है कि फॉर्म को बनने को क्या करता है, कंट्रोल करता है। इस क्या करते हैं जो फॉर्म कंट्रोल डिवाइस होता है इसके अंदर भरा होता है एंटी फॉर्मिंग एजेंट। एंटी फॉर्मिंग एजेंट क्या करते हैं कि जो फॉर्म होता है उसके फॉर्मेशन को रोकने का काम करते हैं। अगर हमारे ज़्यादा से ज़्यादा हमारे अगर फर्मेंटर के अंदर फॉर्म बनने लग जाएंगे, झाग बनने लग जाएगी, वो क्या करते हैं कि कंटामिनेशन को लीड करने का काम करते हैं। तो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं।
आगे बात करते हैं कि लास्ट में आता है हमारा बॉटम ड्राइनेज सिस्टम। ये हमारा फर्मेंटर है, लास्ट में हमारा लगा क्या है, ड्राइनेज सिस्टम लगा होता है। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ से हम क्या करते हैं कि जो हमारे मीडिया होते हैं, फर्मेंटेड जो मीडिया होते हैं, फर्मेंटेशन की प्रोसेस होने के बाद, ठीक है, मीडिया को यहाँ से रिमूव करने का काम और हमारे जो डिज़ायर प्रोडक्ट हैं उसको रिमूव करने का काम हम इसी ड्राइनेज सिस्टम से करते हैं। अब यहाँ पे आता है अगला हेडिंग हमारा वेरियस कंट्रोल। जो फर्मेंटेशन है, ठीक है, उससे अगर आप चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में हम डिज़ायर प्रोडक्ट को ऑब्टेन कर सकें, तो हम क्या करते हैं कि उसके जो टेम्परेचर होता है, उसको जो पीएच होता है, उसको जो डिजॉल्विंग ऑक्सीजन है उसको कंट्रोल करने का काम करते हैं। यहाँ पे एक और रहेगा फॉर्म फॉर्मेशन कंट्रोल। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा, अभी लास्ट में हेडिंग मैंने लिखी भी है। तो सबसे पहले आता है पीएच कंट्रोल। पीएच कंट्रोल, जो पीएच आपको पता कि जो 5.5 टू 8.5 के पीएच पे हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करते हैं। अगर इससे ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है या इससे कम टेम्परेचर हो जाता है तो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या हो जाएंगे, डेड हो जाएंगे, तो हमें डिज़ायर प्रोडक्ट मिलेगा नहीं। तो यहाँ पे टेम्परेचर को कंट्रोल करना बहुत ही ज़रूरी है अगर आप चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रोडक्ट को ऑब्टेन कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी गई हैं। यहाँ पे अगला आता है टेम्परेचर कंट्रोल। टेम्परेचर कंट्रोल एक वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर हमारा होता है। ठीक है, अगर लो टेम्परेचर हो जाएगा हमारे फर्मेंटर का, ठीक है, तब भी हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं कर पाएंगे। अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाएगा तब भी हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं कर पाएंगे। एक ऑप्टिमल टेम्परेचर पे ही क्या करते हैं, हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं और हमें डिज़ायर प्रोडक्ट देने का काम करते हैं। अगला आता है डिजॉल्विंग ऑक्सीजन। तो यहाँ पे लिखा है कंटिन्यूअस मॉनिटर ऑफ डिजॉल्विंग ऑक्सीजन कंसंट्रेशन इज इम्पॉर्टेंट फॉर ऑप्टिमल प्रोडक्ट फॉर्मेशन। ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा अगर ऑक्सीजन हो जाती है या बहुत कम ऑक्सीजन हो जाती है तब भी क्या हो जाता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे ग्रो नहीं कर पाते। तो डिजॉल्विंग ऑक्सीजन को भी मॉनिटर करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है फर्मेंटेशन के अंदर। अगला आता है हमारा फॉर्म फॉर्मेशन एंड कंट्रोल। ठीक है, यही चौथी हेडिंग हमारी है। ठीक है, तो अगर मैंने बताया था कि हमारा फर्मेंटर है, फर्मेंटर के अंदर बहुत ज़्यादा गांज इस तरीके से फॉर्म बन जाए, तो अगर ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्म बन जाएंगे तो हमारा जो फर्मेंटर है इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा कंटामिनेशन हो जाएंगे। ठीक है, अगर हमारे कंटामिनेशन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं अगर हमारे फर्मेंटर के अंदर, तो हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये ईजिली ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो इसको मतलब कि कंटामिनेशन को रोकने के लिए क्या करते हैं, एंटी फॉर्मिंग एजेंट का यूज़ करते हैं। और ये एंटी फॉर्मिंग एजेंट क्या करते हैं, इस कंटामिनेशन मतलब फॉर्म के फॉर्मेशन को डिक्रीज़ करने का काम करते हैं। जब हमारा फॉर्म का फॉर्मेशन डिक्रीज़ हो जाएगा तो हमारा कंटामिनेशन क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा और हमारे ढेर सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या कर जाएंगे, ग्रो हो जाएंगे और उससे क्या करेंगे, हम डिज़ायर प्रोडक्ट को ऑब्टेन कर लेंगे। तो ये मैंने आपको लॉन्ग वाले क्वेश्चन सॉल्व करा दिए। टोटल 4 क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराए हैं। तो अगर आप इतना करके जाते हैं आपको श्योर है यहाँ से कोई ऐसा क्वेश्चन जो मिस होगा। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन आप अच्छे से करके जाएंगे। तो अब यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं जो 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आता है कि ब्लड प्रोडक्ट किसको बोलते हैं और एग्जाम्पल के साथ बताना इसको। ठीक है, जो भी हम डोनर से, मैंने बताया कि यहाँ पे डोनर है जिससे हम क्या कर रहे हैं, ब्लड को कलेक्ट कर रहे हैं। ब्लड को क्या करेंगे, इससे हम कलेक्ट करेंगे डोनर से। तो इस ब्लड में जो भी कंपोनेंट पाए जाएंगे, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ब्लड प्रोडक्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे ब्लड प्रोडक्ट इस define as component of blood which are collected from the donor for use the blood transfusion। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं ब्लड प्रोडक्ट बोलते हैं। जैसे हमारा इम्यूनोग्लोबुलिन हो गया, एल्बुमिन हो गया, जो कोगुलेशन फैक्टर हो गए, ये सब हमारे क्या होते हैं, ब्लड प्रोडक्ट कहलाते हैं। अगला आता है फर्मेंटेशन, इसको बोलते हैं फर्मेंटेशन एक ऐसा कंडीशन जहाँ पे हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो हो सकें और हमें क्या कर सकें, एक स्मॉलर लार्जर मॉलिक्यूल को एक स्मॉलर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर दें, उसी को बोलते हैं हमारे फर्मेंटेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे मान लेते हैं ग्लूकोज एक तरीके का हमारा लार्ज मॉलिक्यूल है। ठीक है, हमारा जो फर्मेंटर है ये क्या करता है कि इसको सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करता है पायरुविक एसिड में, पायरुविक एसिड कन्वर्ट करने के बाद अल्कोहल में कन्वर्ट करने का काम करता है। ठीक है, उसी को बोलते हैं फर्मेंटेशन। तो यहाँ पे डिफिनेशन लिखी गई है, यहाँ से लिख सकते हैं, बहुत ईजी है। ठीक है, अगला आता है कि फर्मेंटर किसे बोलते हैं और कितने टाइप के फर्मेंटर होते हैं। फर्मेंटर एक मैंने बताया कि एक क्लोज वेसल्स होती है जिसके अंदर फर्मेंटेशन की प्रोसेस होती है। ठीक है, और ये फर्मेंटर क्या करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एक ऑक्सीजन लेवल, टेम्परेचर, पीएच, ये सारे
उसको प्रोवाइड करने का काम करता है, जिससे हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म इजीली ग्रो हो जाते हैं। उसको बोलते हैं फर्मेंटर बोलते हैं। फर्मेंटर हमारे यहाँ पे टोटल जो है 5 तरीके के होते हैं। एक हमारा होता है बबल कॉलम फर्मेंटर होता है, एक फ्लूडाइज बेड फर्मेंटर होता है, मेम्ब्रेन फर्मेंटर होता है, एयर लिफ्ट फर्मेंटर होता है, एक पैक्ड बेड फर्मेंटर होता है। यहाँ पे इतने तरीके के होते हैं फर्मेंटर। अब अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि आप ऐसे 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम लिखें जिससे हम सिट्रिक एसिड का प्रोडक्शन करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला आता है एस्पारजिलस नाइगर आता है, और दूसरा आता है क्राइनोबैक्टीरियम स्पीसीज आता है, और अगला आता है कैंडिडा स्पीसीज आता है। इससे हम क्या करते हैं कि सिट्रिक एसिड का प्रोडक्शन करते हैं। अब यहाँ पे हमारा लास्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है कि प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर किसको बोलते हैं। एक्सपेंडर का मतलब क्या पता चला, जो बढ़ा दे। ठीक है, ऐसे सब्सटेंस जो क्या करते हैं कि प्लाज्मा वॉल्यूम को क्या करें, बढ़ा दें, उसको क्या बोलते हैं, प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर। तो इसको दूसरे नाम से जाते हैं प्लाज्मा सब्स्टिट्यूटेड भी बोलते हैं। सब्स्टिट्यूटेड का मतलब होता है ऐड करना। तो यहाँ पे डिफिनेशन लिखा गया कि प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर आर दोज सॉल्यूशन विच एडमिनिस्टर्ड IV टू इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम या प्लाज्मा इन ब्लड स्ट्रीम। तो एक ऐसे सब्सटेंस जिसको हम क्या करते हैं कि IV यूज़ करते हैं, एडमिनिस्टर करते हैं, और ये क्या करता है कि हमारा जो प्लाज्मा लेवल है उसको बढ़ा देता है, उसी को बोलते हैं प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर बोलते हैं। यहाँ पे एग्जांपल लिखा है, जैसे डेक्सट्रोज का आपने देखा होगा, ठीक है, रिंगर सॉल्यूशन भी देखा होगा, और नॉर्मल सलाइन का सॉल्यूशन भी देखा होगा। जो RL लगवाते हैं वही सारी चीज़ें हमारे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा तो आपको दिल से थैंक यू। ठीक है, इतना सारा सपोर्ट आपने किया है तभी मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, और आपको कई सारी चीज़ें भी प्रोवाइड भी कर रहा हूँ। अगर आप यहाँ पे अगर डोनेट करना चाहते हैं तो आप स्कैन कीजिएगा। ठीक है, मेरी मेहनत के लिए तो डोनेट करके जो भी आपने प्यार देंगे वो मुझे स्वीकार है। कई लोगों ने मुझे डोनेट भी किया था यूनिट 4th पे, यूनिट 3rd पे, तो उनको दिल से थैंक यू। ठीक है, अगर आप भी करना चाहते तो आप इसको स्कैन कीजिएगा। अगर आपने सपोर्ट कर दिया है, थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।